डिस्कशन है वो है अक्यूट इन्फ्लेमेशन, जो कि पैथोलॉजी का एक टॉपिक है। हाँ, काफ़ी दिन बाद हम लोग पैथोलॉजी का कोई टॉपिक डिस्कस करें, बट ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आगे हम लोग जितने भी सारे डिजीजेस का पैथोजेनेसिस पढ़ते हैं हम लोग उसमें बस ऐसे सिंपली पढ़ते हैं दिस स्टेज इन्वॉल्व्स अक्यूट इन्फ्लेमेशन, दिस स्टेज इन्वॉल्व्स द इन्फिल्ट्रेट्स ऑफ अक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो एग्जैक्टली वो सब समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि अक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होते हैं, मीडिएटर्स, उसका स्टेप्स, उसका सब कुछ जानना, उसके साइंस, कैरेक्टरिस्टिक साइंस, जो कि वाइवा का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बट स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज वो फ्री है। एंड मेरे और काफ़ी प्लेलिस्ट है फर्स्ट और सेकंड एमबीबीएस के, विच यू कैन चेक आउट बिकॉज वो ऐसे बायो केम, फार्मा, पैथो, ये सब के हैं जो कि आप देख सकते हैं, माइक्रोबायो के भी हैं। एंड नाउ लेट्स बिगिन। अक्यूट इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करने के पहले हम लोग ये देखेंगे कि एग्जैक्टली इन्फ्लेमेशन क्या होता है, ताकि हम लोग को वो पता चले, तब हम लोग समझ पाएंगे कि अक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन क्या होता है, उनका डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो इन्फ्लेमेशन तो बेसिक है, सबसे पहले उसका डेफिनेशन। तो उसके डेफिनेशन के सर्टेन पॉइंट्स है जो कि इंक्लूडेड होने चाहिए आपके डेफिनेशन में। तो वो क्या, क्योंकि ये वाइवा में भी पूछा जाता है, और अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन आपसे अगर पूछा जाए अक्यूट या फिर क्रोनिक, जैसे अक्यूट के ऊपर क्वेश्चन आता है कि उसके वास्कुलर इवेंट्स पे आप क्वेश्चन आता है, उसके सेलुलर इवेंट्स पे आता है, उसके दोनों इवेंट्स को मिलाकर एक लॉन्ग आंसर आ सकता है। फिर हमारा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, टीबी, सिफिलिस, ये सब के ऊपर आता है। बट हमेशा उन सबको स्टार्ट करने के पहले वो सारे स्टार्ट आंसर्स का फर्स्ट जो स्लॉट होना चाहिए हमारा, वो होना चाहिए डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो वो जानना जरूरी है। वो क्या है? इट इज़ अ लोकल रिस्पॉन्स। ठीक है, सर्टेन पॉइंट्स है जो कि हमें इंक्लूड करने हैं, फिर हम लोग उसे स्टेटमेंट टर्म बना लेंगे। तो पहला पॉइंट है इट इज़ अ लोकल रिस्पॉन्स विच इज़ अ डिफेंस रिएक्शन। ठीक है, ये बॉडी का लोकल रिस्पॉन्स है, मतलब जहाँ पे कोई भी इन्फेक्टिव एजेंट या कोई भी पॉजिटिव एजेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन आया, उस जगह के उस साइट का ये लोकल रिस्पॉन्स है। एंड विच एक्ट्स एज अ डिफेंस रिएक्शन, ये उस एजेंट को हटाने के लिए या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हमारा बॉडी जो रिएक्शन कर रहा है उसको हम लोग है, वही है हमारा ये इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन ट्राइज टू प्रोटेक्ट योर बॉडी। उसके बाद जो इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इट इज एग्जिबिटेड बाई लिविंग मैमेलियन टिश्यू। अब ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मतलब कोई भी और चीज इन्फ्लेमेशन एग्जिबिट नहीं करता। इट इज ओनली द लिविंग मैमेलियन टिश्यू विच हैज द कैपेबिलिटी टू एग्जिबिट इन्फ्लेमेशन विच इज मेनली अ डिफेंस रिएक्शन टू एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट और टू एनी इन्फ्लेमेटरी कॉजिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर एंड इट इज ड्यू टू एंड इट डिफेंस रिएक्शन किसके लिए, जो कि मैंने बोला टू इंजरी ड्यू टू एनी एजेंट। कोई भी एजेंट अगर इंजरी कॉज कर रहा है हमारे बॉडी को, तो हमारी बॉडी उसे रिकॉग्नाइज कर रहा है कि नो दिस इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, तो उस जगह पे अपने आप इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। क्योंकि वो जो लोकल रिस्पॉन्स है, सबसे पहले जो इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगा शॉर्ट ड्यूरेशन एकदम स्टार्टिंग में, वो अक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। तो इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इट इज अ लोकल रिस्पॉन्स विच इज अ डिफेंस रिएक्शन टू इंजरी कॉज ड्यू टू एनी agent and this defense reaction is exhibited only by living mammalian tissues। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि उसके डेफिनेशन में इंक्लूडेड होने चाहिए। ठीक है, उससे आगे बढ़ते पॉजिटिव एजेंट्स क्या है? इन्फेक्टिव हो सकते हैं। इन्फेक्टिव एजेंट जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस या फंगाई, कुछ भी, उसके कोई भी अगर बैक्टीरिया इन्फेक्ट किया तो उस जगह के टिश्यू रिस्पॉन्स शो करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, टू रिमूव ईदर टू न्यूट्रलाइज दैट वॉट एवर टॉक्सिन्स या जो भी हैं बैक्टीरिया के, या तो फिर रिमूव देम फ्रॉम दैट साइट, ताकि वो और ज़्यादा डेंजर ना कॉज करे, हमारे बॉडी को हार्म ना कॉज करे, इंजरी ना कॉज करे। इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीजेज या फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं जैसे कि यूवी रेज, हीट, कोल्ड, ये सब के अगेंस्ट भी हमारा अगर ये बॉडी ये सब एक्सट्रीम कंडीशंस में एक्सपोज्ड है हमारा बॉडी, तो वो इन्फ्लेमेशन शो करता है जस्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द बॉडी। ठीक है, इन ऑर्डर टू बेसिकली प्रोटेक्ट दैट लोकल एरिया। ठीक है, जहाँ पे एजेंट्स एक्ट करते हैं। फिर केमिकल एजेंट्स जैसे कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, पॉइजन्स है, कितने सारे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, बहुत सारी चीज़ें, उनके अगेंस्ट भी शो करता है। इनर्ट मटेरियल्स होते हैं, बहुत सारे फॉरेन बॉडीज हैं, एलर्जेंस हैं, ये सब इनके अगेंस्ट भी शो करता है। तो ये उसके पॉजिटिव एजेंट्स है। उसके बाद इसमें बेसिकली 2 प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले जब इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है, यानी कि जब एक एजेंट आके अटैक किया हमारे बॉडी को, तब जो हमारा बॉडी रिस्पॉन्स दे रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं अर्ली इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ये हमारा बॉडी, मतलब ये एजेंट है और ये आके उसको फाइट करने का जो फेज है, जो फाइट करने का जो वो कोशिश कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे हमारा अर्ली इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। उसके बाद क्या, अब इस जगह से यहाँ से वो हटा दिया या फिर उस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज वो सब कर दिया, अब इस
इस ये जो अफेक्टेड टिश्यू था अब उसका हीलिंग भी कॉज करेगा। तो सेकेंड प्रोसेस क्या हो जाता है, हीलिंग। ठीक है, तो ये दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लेमेशन में। तो हमेशा याद रखें अर्ली इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी हो रहा है, यानी कि फाइट भी कर रहा है, उसका हील भी कर रहा है। इन्फ्लेमेशन इंक्लूड्स बोथ ऑफ देम। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा वाइवा का क्वेश्चन है और ये आगे भी आपको थर्ड फोर्थ ईयर या हमेशा ही आपको काम आने वाला है कि बेसिक साइंस का होता है। सबसे पहला रूबर। अब हम लोग पहला मतलब विल ट्राई टू अंडरस्टैंड रूबर, आर से रेडनेस, मतलब जहाँ पर क्या होता है कि आपका इन्फ्लेमेशन हुआ है वहाँ पर रेडनेस होता है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है उस साइड पे, और जो साइड जो हमारे जो अफेक्टेड साइड है उसके साइड के जो वेसल्स हैं, जो पेरिफेरल वेसल्स है, उसके सराउंडिंग वेसल्स जो है वो डायलेट करते हैं, वैसोडाइलेटेशन शो करते हैं। तो ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है उसकी वजह से आपका जो सुपरफिशियल एरिया वो थोड़ा रेड दिखने लगता है। फिर है ट्यूमर। ट्यूमर क्या है, यानी कि वहाँ पे एक स्वेलिंग होता है। ये क्यों होता है, अभी हम लोग आगे जब इवेंट्स देखेंगे इसके तो हम लोग को पता चलेगा कि वहाँ पे जो हमारा प्लाज्मा है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे ये हमारा इन्फ्लेमेशन हुआ है वहाँ पे का वो वेसल्स का जो फ्लूइड है वो बाहर निकलने लगता है उनसे, तो उसकी वजह से वो कलेक्ट होता है, तो वो एक स्वेलिंग, एक ईडिमा जैसा कॉज करने लगता है। बेसिकली स्वेलिंग, इसलिए हम लोग उसको ट्यूमर बोलते हैं। कैलर मतलब इंक्रीज टेम्परेचर। कैलर को अब आप कैसे याद रखेंगे, ट्यूमर को तो हम लोग समझे कि वो एक मास होता है, इसलिए हम लोग उसको स्वेलिंग से रिलेट करिए। कैलर को कैलोरीमीटर, कैलोरी से रिलेट करके उसको समझिए कि टेम्परेचर बढ़ता है वहाँ का। ठीक है, जो एरिया है वो दैट बिकम्स वार्म। वो भी बेसिकली हम लोग का एक्सेसिव ब्लड फ्लो की वजह से हो रहा है। बट अभी जब हम लोग इवेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग सबका रीजन एकदम प्रॉपर्ली बताते हुए जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा डॉलर। डॉलर यानी कि पेन। अब ये हम लोग को याद करना पड़ेगा, पेन भी होता है उस साइड पे। ठीक है, और लास्ट वाला जो साइन है वो बहुत काफी बाद में इंक्लूड किया गया था हमारे साइंस में, उसका नाम है फंक्शियो लीशा। तो इसका नाम बहुत सिंपल है, फंक्शियो यानी कि फंक्शन, लीशा यानी कि लेस समझिए, यानी कि उस जगह का फंक्शन जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, फंक्शनल लॉस होता है, इसलिए फंक्शियो लीशा। तो अभी ये था हमारा इन्फ्लेमेशन का बेसिक जो आउटले होता है। अब हम लोग आगे अक्यूट इन्फ्लेमेशन के साथ। अभी देखिए इन्फ्लेमेशन का दो टाइप्स है, कि दो टाइप्स होते हैं, एक हो जाता है हमारा अक्यूट और एक हो जाता है हमारा क्रोनिक। तो जो कम ड्यूरेशन तक के लिए होता है वो अक्यूट, और जो ज्यादा ड्यूरेशन के लिए होता है वो क्रोनिक। ठीक है, जो इनिशियली स्टार्ट होगा वो अक्यूट और जो बाद में होता है वो क्रोनिक। तो अभी आज की वीडियो में हम लोग मेनली अक्यूट इन्फ्लेमेशन का डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे हमारे अक्यूट इन्फ्लेमेशन के बारे में। जैसा कि मैंने बोला कि एनी इन्फ्लेमेशन विच लास्ट for less than 2 weeks falls in the category of acute inflammation, and any inflammation which lasts for more than 2 weeks falls into the category of chronic inflammation. तो acute inflammation के और कुछ पॉइंट्स क्या है कि इनिशियल रिस्पॉन्स हो रहा है, फिर मतलब कोई भी जो भी इन्फेक्टिव एजेंट या कुछ भी फॉरेन एजेंट होगा तो उसके अगेंस्ट जो इनिशियल रिस्पॉन्स हो रहा है वो अक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है। उसके बाद इसके मेन मीडिएटर्स क्या होते हैं, दिस इज एन इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन कि इसके मेन मीडिएटर्स क्या होते हैं। तो वो होता है हमारा न्यूट्रोफिल्स, ये याद रखें, न्यूट्रोफिल्स एंड जितने भी PMNS यानी कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूक्लियस। ठीक है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स, तो ये लोग उसके मेन मेडिएटर्स होते हैं, मेन मेडिएटिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, और ऐसी क्रोनिक के अलग होते हैं, प्लाज्मा सेल्स, लिम्फोसाइट्स वो लोग होते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आस्क होता है वाइवा में कि अक्यूट का कौन है और क्रोनिक के कौन है। अब अक्यूट इन्फ्लेमेशन के इवेंट्स अगर हम लोग देखें कि एग्जैक्टली अक्यूट इन्फ्लेमेशन में होता क्या है, तो उसमें जो एक पहला होता है हमारा होता है वास्कुलर इवेंट्स, और जो दूसरा होता है वो हमारा होता है सेल्युलर इवेंट्स। तो ये दोनों के ऊपर अलग अलग एक शॉर्ट नोट आते हैं, मतलब एन्यूमरेट एंड डिस्क्राइब द वास्कुलर इवेंट्स ऑफ अक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड एन्यूमरेट एंड डिस्क्राइब द सेल्युलर इवेंट्स ऑफ अक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसको स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन जो कि मैंने बताया इन्फ्लेमेशन का, इन्फेक्टिव एजेंट्स जो कि मैंने बताया इन्फ्लेमेशन का, फिर जो मैंने साइंस बताया वो आपको अक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन दोनों में लिखना है, फिर आप यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब अगर वास्कुलर आया तो वास्कुलर देखिए नाम में वास्कुलर, वास्कुलर मतलब क्या, जो आपका माइक्रो वेसल्स है हमारे उनमें सर्टेन ऑल्टरेशंस होते हैं, उस फेज में वेसल्स में ऑल्टरेशन हो रहा है। और सेल्यूलर यानी कि वेसल्स के अंदर जो सेल्स है उनमें कुछ ऑल्टरेशन हो रहा है, समझा नाम के हिसाब से। तो पहला ऑल्टरेशन इन माइक्रोवास्कुलर। अब इसके अंदर माइक्रोवास्कुलेचर, इसके अंदर दो स्टेप्स आ रहे हैं। पहला होता है हेमोडायनेमिक चेंजेस, यानी कि ब्लड फ्लो में कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, दूसरा है चेंजेस इन वास्कुलर परमेबिलिटी। क्या देखते हैं हम लोग कि जो वेसल्स नॉर्मली उतने परमिएबल नहीं होते बट अब दे बिकम मोर परमिएबल, उसकी वजह से सेल्स लीक आउट होता है, फ्लूइड लीक आउट होता है,
तो वो सब जो चेंजेस आते हैं वो आ जाते हैं आपके चेंजेस इन वास्कुलर परमियाबिलिटी। तो दो चेंजेस हम लोग देखते हैं, एक ब्लड फ्लो में और एक परमियाबिलिटी में। तो इसलिए हमारा दो ब्रॉड हेडिंग्स है, वास्कुलर और सेलुलर इवेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे जो इवेंट था यानी कि वास्कुलर इवेंट्स, जिसके अंदर भी हमने दो चीज़ों में बांटा था, हेमोडायनेमिक चेंजेस एंड चेंजेस इन वास्कुलर परमियाबिलिटी। हेमोडायनेमिक चेंजेस यानी कि चेंजेस इन द ब्लड फ्लो। तो अब उसके अंदर क्या स्टेप्स आते हैं हम लोग वो देखते हैं। तो अगर कोई भी अगर एजेंट आके अटैक किया तो सबसे पहले हमारा बॉडी जो रिएक्शन दिखाता वो क्या है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है इमीडिएट वासो कंस्ट्रिक्शन। लेकिन जो मेन फेज जो इसमें चलता रहता है वो होता है वासो डायलिटेशन। तो अगर कभी बच्चों से पूछा जाए कि इमीडिएट रिएक्शन क्या हो रहा है तो सब वासो डायलिटेशन बता देते हैं। बट एकदम इमीडिएटली जो होता है वो क्या होता है, मतलब यहाँ पर अगर कोई एजेंट आए इस वेसल में तो वो वेसल उसको पहले रोकने का कोशिश करता है कंस्ट्रिक्ट करके, ताकि वो और उसके अंदर ना जाए। तो ये ऐसे याद रखने का टेक्निक है। तो इसीलिए इमीडिएट वासो कंस्ट्रिक्शन होता है जो कि हमारा 3 से 5 सेकंड में स्टार्ट हो जाता है, 5 मिनट के अंदर तक खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब जो मेन हमारे जो सारे इवेंट होता है वो होता है वासो डायलेटेशन। तो परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वासो डायलेटेशन आधा घंटा तक चलता रहता है। आधा घंटा में मतलब स्टार्ट हो जाता है हमारा वो ना वो, तो परसिस्टेंट होता है, वो होते ही जाता है। वासो डायलेटेशन ही मेनली होता है उस एरिया पे। उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो वहाँ का ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। जो जनरल बात है ना, अगर यहाँ पर ब्लड अब ज़्यादा, जैसे ये पानी है, पानी का पाइप है, यहाँ पे अगर अभी डायलेट हो गया यानी कि ज़्यादा पानी आ रहा है, यानी कि इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम है, इंक्रीज वाटर है। तो वैसे अगर हम लोग हमारा वेसल को समझ रहे पाइप की तरह, अब यहाँ पे ब्लड ज़्यादा आ रहा है वासो डायलेटेशन की वजह से, और इस साइड पे सपोज कीजिए कि इन्फ्लेमेशन है, अब ज़्यादा ब्लड आ रहा है तो क्या होगा, थोड़ा ब्लड सेंस रेड है तो थोड़ा रेड अपीयरेंस होगा। और जो सेल्स है अब वहाँ पे हीटअप, वहाँ पे वार्मथ भी होता है ड्यू टू द इंक्रीज ब्लड फ्लो, वो ज़्यादा स्पीड के साथ आ रहे हैं तो उस एरिया को थोड़ा वार्म कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा दो साइंस कवर हो गया, रेडनेस, रेडनेस यानी क्या मैंने बोला था, रूमर, और वार्मथ माने कैलर, ठीक है। फिर उसके बाद उसके वजह से क्या होता है, अब ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम है उसकी वजह से प्रेशर भी बढ़ जाता है, ठीक है। वेसल्स के ऊपर प्रेशर बढ़ता है यानी कि इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। उसकी वजह से जो फ्लूइड था हमारा, जो प्लाज्मा, जो आप फ्लूइड बोल सकते हैं, उसको जगह नहीं मिलता तो वो वेसल से बाहर निकलने लगता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस। अब वो बाहर निकलेगा तो उसकी वजह से उस एरिया पे स्वेलिंग होगा। यहाँ एक और साइन कवर हो गया, कौन सा, स्वेलिंग यानी ट्यूमर, ठीक है। तो ये एक और हो गया हमारा साइन कवर, 3 साइंस हमने कवर कर लिए। अब सिंस अब यहाँ पे स्वेलिंग हो गया, बहुत सारे ब्लड सेल्स आ चुके हैं, ब्लड आ चुका है, तो अब यहाँ पे अब धीरे धीरे स्पीड ब्लड का कम होने लगता है, यानी कि अब स्टेसिस ऑफ माइक्रो सर्कुलेशन बोलते हैं हम लोग। लेकिन अब सिंस यहाँ पे इतना ऑब्स्ट्रक्शन जैसा हो गया ना, यहाँ पे स्वेलिंग हो गई तो उसके आगे ब्लड उतना जल्दी फ्लो नहीं कर पा रहा, उस स्पीड में फ्लो नहीं कर पा रहा, इसलिए स्लो हुआ। अब यहाँ पे इतना ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो उसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है वहाँ पे सेल्स का, उसकी वजह से ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो मेन हम लोग का यहीं तक है। उसके आगे के जो 2 स्टेप्स हैं वो मेनली हम लोग सेलुलर इवेंट्स में कवर करेंगे। वो है हमारा ल्यूकोसाइटिक मार्जिनेशन एंड इमाइग्रेशन, जो कि हम लोग उसमें देखेंगे। फिर हमारा हेमोडायनेमिक चेंजेस। अब अगर आगे हम लोग देखेंगे हमारे जो होते हैं चेंजेस इन द वास्कुलर परमियाबिलिटी, तो वो क्या क्या होते हैं। चेंजेस इन वास्कुलर परमियाबिलिटी मतलब क्या होता है कि जो हमारा वेसल्स है, ये मतलब अब इनको जो सेल्स लाइन करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम बोलते हैं। तो ये सेल्स जनरली ऐसे चिपके चिपके होते हैं, कुछ भी ब्लड को लोग बाहर नहीं जाने देते, उतना कुछ चीज़ों को आने नहीं देते, उतना परमिएबल नहीं होते। बट इसमें क्या होता है कि इनका परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। वो बहुत सारे मैकेनिज्म है जिसकी वजह से इंक्रीज होंगी, वो हम लोग देखते हैं 5 मैकेनिज्म। या तो क्या, जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, मतलब नॉर्मली अगर इतने बड़े थे तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए साइड अपने साइज में, तो उसके वजह से ऑब्वियस है कि जो जहाँ उतने बड़े थे अब छोटे हो गए, तो यहाँ पे गैप्स क्रिएट हो जाता है, तो उसकी वजह से परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जा रहा है। वो हमारा पहला है। दूसरा हमारा रिट्रैक्शन ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स। अगर इनके साइटोस्केलेटन्स में कुछ रीऑर्गेनाइजेशन हो जाए उसकी वजह से ये थोड़े रिट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब थोड़ा अगर पहले यहाँ तक थे तो अब थोड़ा अंदर चल जाते हैं, उसकी वजह से भी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। फिर आता है हमारा डायरेक्ट इंजरी टू द एंडोथेलियल सेल्स बाय एनी एजेंट। अगर वो आके डायरेक्टली एंडोथेलियल सेल को डैमेज किया, उसका नेक्रोसिस किया, ये सेल मर गया, तो यहाँ पर तो गैप क्रिएट हो गया ना, आजू बाजू के सेल है बट यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया, तो परमेबिलिटी इंक्रीज हो गया। फिर आता है हमारा एंडोथेलियल इंजरी मेडिएटेड बाय ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स क्या, इन रिस्पॉन्स वो उस एजेंट को हटाने के लिए यहाँ पर जब आ रहे हैं तो वो लोग, अगर यहाँ पर वो एजेंट है तो वो लोग इन शॉर्ट इसको ही पहले डैमेज कर देंगे, इस एंडोथेलियल सेल्स को। प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स सीक्रेट करेंगे। उन लोग का क्या होता है, लाइसोजाइम्स के अंदर वो सारे हमारे वो हैं, लाइसोसोम्स के अंदर लाइसोजाइम्स और वो सब होते हैं प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स,
वो लोग रिलीज होंगे, वो लोग सेल को धीरे धीरे डिग्रेड करेंगे। ये सेल यहाँ से चला गया, यहाँ पे भी परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई। उसके बाद है लीकीनेस एंड न्यूवास्कुलराइजेशन। जब ये एंडोथेलियल सेल्स बहुत सारे जब डैमेज होने लगते हैं तो इन्फ्लेमेशन के बाद हमने क्या बोला था, इन्फ्लेमेशन में 2 प्रोसेस है। फिर आता है हमारा हीलिंग। तो हीलिंग में क्या होता है कि न्यू वेसल्स फॉर्म होने लगते हैं। न्यूवास्कुलराइजेशन, न्यू मतलब न्यू, तो न्यू वेसल्स का फॉर्मेशन होता है मेनली ड्यू टू द दिस VEGF विच इज वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, जो कि प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेसल्स। तो ये एक MCQ भी है। तो ये जो नए वेसल्स बनते हैं वो भी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उतना इम्परमेबल नहीं होते, वो थोड़े ज़्यादा परमेबल होते हैं। तो उनमें एक लीकीनेस फीचर होता है, उसके वजह से भी जो हमारा जो सेल्स हैं अंदर के वो धीरे धीरे बाहर लीक होते हैं, मतलब इनका परमेबिलिटी इंक्रीज होता है तो धीरे धीरे लीक होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे पहले इन्फ्लेमेशन में जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ था, उसके बाद जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो फ्लूइड हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में निकल रहा था, उसकी वजह से जो हो रहा था वो हो रहा था ट्रांसुडेट। उस एस्केप को हम लोग ट्रांसुडेशन बोलते हैं, या फिर और जो फ्लूइड जो एस्केप हुआ उसको हम लोग ट्रांसुडेट बोलते हैं। इसका ये दोनों के डिफरेंस पे क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसुडेट एंड एक्सुडेट। तो ट्रांसुडेट क्या है, ये इन्फ्लेमेटरी नहीं है, प्लस ये क्यों हुआ, इसका मैकेनिज्म क्या है, ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एक्सुडेट क्या है, इट इज इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड। ये कैसे होता है, ड्यू टू increase in the vascular permeability, due to changes in the vascular permeability of the endothelial cells। ठीक है, तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। एक्सुडेट इन्फ्लेमेटरी होता है और ट्रांसुडेट नॉन इन्फ्लेमेटरी होता है। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जो ट्रांसुडेट है वो हमारा क्यों होता है, विच इज ड्यू टू लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज जब होता है तो उसकी वजह से होता है। तो ये था हमारा चेंजेस इन वास्कुलर परमेबिलिटी और ये था चेंजेस इन हेमोडायनेमिक चेंजेस। अब इसमें एक और ये आता है हमारा जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है, फिर वाइवा में भी पूछा जाता है, वो हमारा लेविस ट्रिपल रिस्पॉन्स। जो 3 साइंस है उनके ऊपर है। पहला है रेड लाइन होता है हमारा एक्यूट इन्फ्लेमेशन में। रेड लाइन क्यों, ड्यू टू वासोडाइलेटेशन, जो कि मैंने बोला। फ्लेयर क्यों, अगर यहाँ पर इस एरिया पे वासोडाइलेटेशन हुआ है तो उसके सराउंडिंग एरिया के वेसल्स भी ना डायलेट करते हैं, और ये थोड़ा ज़्यादा एरिया में, मतलब इन्फ्लेमेशन होना इतना ही जगह पे चाहिए था बट थोड़ा ज़्यादा एरिया जो है वो स्वेल करता है, वो भी सारे साइंस शो करता है, रेड होता है, वार्म होता है। तो जो सराउंडिंग एरिया का वासोडाइलेटेशन, वार्मथ और ये सब हो रहा है उसको हम लोग फ्लेयर बोलते हैं। वी यानी कि जो सराउंडिंग एरिया में स्वेलिंग हो रहा है, फ्लेयर यानी कि रेडनेस एंड वार्मथ जो हो रहा है सराउंडिंग एरिया का, और व्हील यानी कि जो स्वेलिंग हो रहा है सराउंडिंग एरिया का। तो ये भी एक वाइवा क्वेश्चन भी, और अब अपने जो थ्योरी क्वेश्चन में उसमें भी इंक्लूड करिएगा। अब जो हमारे दूसरे इवेंट्स था एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, उसमें हम लोग देखते वो था हमारा सेलुलर इवेंट्स। अब हम लोग वो देखेंगे तो उसमें भी 2 प्रोसेसेस आ रहे हैं। पहला है हमारा एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स और दूसरा है हमारा फैगोसाइटोसिस। तो एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स उसके नाम से एक्सुडेट, जो कि अभी मैंने बोला कि बाहर निकलना इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में ऑफ ल्यूकोसाइट्स, यानी कि ल्यूकोसाइट्स अगर बाहर निकलेंगे तो वो जगह हमारा एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। अब इस फेज में हम लोग डिस्कस करेंगे, हमने जो 2 प्रोसेसेस हमारे हेमोडायनेमिक चेंजेस के एंड में डिस्कस किया था, मार्जिनेशन और इमाइग्रेशन, वो मेनली इसके स्टेप्स है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। पहला होता है चेंजेस इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड, उसी स्टेप को हम लोग बोल रहे हैं मार्जिनेशन, यानी कि फर्स्ट स्टेप जो हो रहा है हमारा वो है मार्जिनेशन, और थर्ड स्टेप जो हो रहा है हमारा वो है इमाइग्रेशन। तो अगर हम लोग मार्जिनेशन का फर्स्ट स्टेप का हमारा बात करें, जो कि हमारा मार्जिनेशन है, तो उसमें क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। अगर ये हमारा एक ब्लड वेसल है, इसका जो लाइनिंग होता है वो होता है हमारा एंडोथीलियम। ठीक है, अब ये जो एंडोथीलियम है और बीच में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, वो आप यहाँ पे भी एंडोथीलियम समझ लीजिए, और यहाँ पे जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका क्या होता है, जो सेंटर फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब क्या, सेल्स, ब्लड के सेंटर में हमेशा हमारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो सब कुछ। और जो साइड में होता है वो हमारा ग्रीन से दिखा रही हूँ, वो होता है हमारा प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा एंडोथीलियम्स के बगल में होता है और जो सेल्स होते हैं वो सेंटर में होते हैं, यानी कि पेरिफेरली प्लाज्मा होता है और सेल्स जो है वो सेंटर में हो रहे हैं। लेकिन ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो, ये सब की वजह से क्या होता है, जो और इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो प्लाज्मा है वो कम, उसका जो लेयर है वो कम हो रहा है, क्योंकि वो तो बाहर निकल रहा है। ट्रांसुडेशन अगर आपको याद हो, ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सेल्स है वो पेरिफेरी में चले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो हमारा सेल्स है वो पेरिफेरी में जा रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं हमारा मार्जिनेशन, यानी कि मार्जिन के पास में हमारे ये सेल्स है वो चल जा रहे हैं, उस स्टेप को बोल रहे हैं हम लोग मार्जिनेशन। अब क्या होता है, ये सेल्स जो मार्जिन में आ गए, तो ये जो हमारा एंडोथीलियम है, ये सेल्स आके इससे चिपक जाते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर रोल करते हैं। अगर हम लोग एक सेल को कंसिडर करें, यहाँ पे एक सेल को कंसिडर करते हैं, और ये हमारा एंडोथीलियम है,
पहले अगर ये यहाँ था, फिर ये रोल करके यहाँ पहुँचता है, फिर यहाँ पहुँचता है, और फिर इवेंचुअली इस सेल के साथ वो चिपक जाता है, यानी कि एडेशन होता है उसका। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रोलिंग एंड एडेशन। एडेशन क्या, वो मेनली कुछ रिसेप्टर्स होते हैं एडेशन, और वो सब के वजह से सेल से चिपक जाते हैं। अब ये जिन एंडोथेलियल सेल से चिपके वहाँ पे लोग क्या करते हैं, ये लोग हमारा रिलीज करते हैं कोलेजनेज और वो सब लाइसोजाइम्स, प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स, जिसकी वजह से जो हमारा एंडोथेलियम है उसका कोलेजन को ये लोग डिस्टर्ब कर देते हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे स्पेस बन जाएगा एंडोथेलियल सेल्स के बीच में, यानी कि परमेबिलिटी इंक्रीज होगी। फिर ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, यानी कि जो सेल्स है, ये बाहर आ जाएंगे फ्रॉम द वेसल टू द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन, माइग्रेट कर रहे हैं लोग, अंदर से बाहर आ रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोले इमाइग्रेशन। और उसके बाद का जो स्टेप होता है वो केमोटैक्सिस, यानी कि अब इन लोग आ जाते हैं, अब ये लोग कुछ कुछ मीडिएटर्स रिलीज करते हैं जो कि और सेल्स को अट्रैक्ट करता है। ये एक सेल निकला, अब ये ऐसा मीडिएटर्स रिलीज करेगा कि बेचारा ये सेल को भी बाहर निकलना पड़ेगा, फिर ऐसा करेगा कि इसको भी बाहर निकलना पड़ेगा, ताकि ये लोग अपने ग्रुप, एक झुंड बना ले। तो वो केमो, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं केमोटैक्सिस, यानी कि जो अट्रैक्ट करते हैं न्यू सेल्स को। और ये कुछ कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जो कि इस प्रोसेस में हेल्प करता है, उसको हम लोग बोलते हैं, वो कौन कौन से, ल्यूकोट्राइन्स, कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, साइटोकाइन्स एंड सॉल्युबल बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स, ये लोग केमोटैक्सिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स वाला स्टेप। और दूसरा जो है हमारा फैगोसाइटोसिस, इसके ऊपर एक अलग से भी शॉर्ट नोट आता है, इसलिए अभी हम लोग इसका इतने के आगे और भी इसको डिस्कस करेंगे। तो मेन है उसको सबसे पहले कि डेफिनेशन क्या होता है फैगोसाइटोसिस का, वो होता है इनगल्फमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकुलेट मटेरियल बाय द सेल्स। जो सेल्स हैं, अब वो अगर किसी यहाँ पे कोई सॉलिड मटेरियल है, या कि अगर इसको इनगल्फ कर ले, तो हम लोग इसको बोलेंगे फैगोसाइटोसिस, विच इज ऑल्सो नोन एज सेल ईटिंग। ठीक है, अब फैगोसाइट्स क्या होते हैं, कौन से सेल्स है जो कि प्रोसेस एग्जिबिट कर सकते हैं, तो उसमें आता है माइक्रोफेजेस एंड मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस तो हम लोगों को पता ही है, और जो माइक्रोफेजेस है वो कौन से, पॉलीमोर्फोन्यूक्लियोसाइट्स, पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर सेल्स, यानी कि जो हमारा न्यूट्रोफिल्स है वो सब है। ठीक है, अब ये लोग कैसे एग्जिबिट करते हैं, ये लोग सर्टेन चीजें रिलीज करते हैं, जैसे कि लाइसोजाइम्स, प्रोटीएज, कोलेजनेज, इलास्टेज, लाइपेज, जेलाटिनेज, जो कि सेल्स को बर्बाद करते हैं, जो हमारे सोल्यूट मटेरियल को भी बर्बाद करेंगे और उसको इनगल्फ करने में हेल्प करेंगे। तो इसके फर्दर 3 स्टेप्स होते हैं जो कि अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो जो हमारा पहला स्टेप है रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट, उसका मतलब क्या है कि जो हमारे जो फॉरेन मटेरियल होते हैं, जो भी बैक्टीरिया या कुछ भी है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि वो उसमें ऑप्सोनेंस से उनसे रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, उनके ऊपर ऑप्सोनेंट मटेरियल जो है, जैसे कि IgG, C3b और लेक्टिन्स, यानी कि वो लोग ऑप्सोनेंट से कोटेड हो जाते हैं। ठीक है, विच विल हेल्प देम टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द हमारे जो फैगोसाइटिक सेल्स है। ठीक है, ऐसी बैक्टीरिया आया तो हमारा सेल्स उसको रिकॉग्नाइज करिए, जरूरी नहीं है, बट अगर वो ऑप्सोनाइज्ड हो जाए, यानी कि ऑप्सोनिन से अगर वो कोटेड हो जाए, तो फिर दे बिकम अ वेरी फेवरेबल साइट, उसको हमारा जो फैगोसाइटिक सेल्स है वो तुरंत रिकॉग्नाइज करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉग्निशन। अब अटैच कैसे होगा, इस हमारे सेल के साथ, ये जो हमारा फॉरेन मटेरियल ये अटैच कैसे होगा, तो हमारे ये जो सेल्स हैं इनके पास सर्टेन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इनके अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, टू द ऑप्सोनाइज्ड फॉरेन मटेरियल। वो रिसेप्टर्स क्या है, जैसे मैनोज रिसेप्टर, स्कैवेंजर रिसेप्टर, 2 रिसेप्टर्स के नाम देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या हुआ, जो फॉरेन मटेरियल है वो ऑप्सोनाइज्ड होंगे बाय व्हाट, बाय IgG ऑप्सोनिन, बाय C3b ऑप्सोनिन, बाय लेक्टिन्स ऑप्सोनिन। IgG is what, it is the Fc fragment of immunoglobulin G. C3b is the part of the complement protein C3b और लेक्टिन्स। ठीक है, ये होते हैं हमारे फॉरेन मटेरियल के ऊपर, और फैगोसाइटिक सेल्स के ऊपर क्या होता है, रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स जाके इनके साथ अटैच हो जाएंगे, उस स्टेप को हम लोग बोलते हैं रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट। उसके बाद दूसरा प्रोसेस है हमारा इनगल्फमेंट। अभी इसमें 3 चीजें हो रहे हैं। पहला बनता है हमारा वैक्यूल, तो अभी देखते हैं हम लोग वैक्यूल बनता कैसे है। ठीक है, ये हमारा फॉरेन मटेरियल है, ये हमारा फैगोसाइटिक सेल है, ये दोनों दूर दूर है। अब क्या होता है, मैंने बोला इसके ऊपर सर्टेन रिसेप्टर्स हैं और ये अब ऑप्सोनाइज्ड हो गया है, तो अब क्या होगा, ये बनेगा, ये वाला जो हमारा सेल है और ये फॉरेन मटेरियल है, ये इसके सराउंडिंग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स ऐसे थ्रो करेगा। ठीक है, तो ये बनेगा फैगोसाइटिक वैक्यूल। ठीक है, ये ऐसे इसके अराउंड इसने ऐसे स्ट्रैंड्स थ्रो किए ना, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं फैगोसाइटिक वैक्यूल बन गया। उसके बाद क्या होता है, ये इसको इनगल्फ कर लेता है, ये फैगोसाइटिक सेल जो है वो इस फॉरेन मटेरियल को अब इनगल्फ कर लेगा, तो ये अंदर आ गया। और यहाँ पे हमारा अपना इस सेल का हमारे पास होता है अपना खुद का लाइसोजाइम, जो कि लाइसोजाइम सिक्रीट करेगा और इस सेल को बर्बाद करेगा। तो ये जो हमारा बन गया वो हो गया हमारा फैगोसोम। फैगोसोम क्यों, ये फैगोसाइटिक वैक्यूल ने
इस फॉरेन मटेरियल को इनगल्फ कर लिया और वो बन गया फैगोसोम। उसके बाद ये क्या बनेगा, फैगोलाइसोसोम। ये जो अंदर में आ गया हमारा सेल जो फॉरेन मटेरियल, अब वो जाके हमारा लाइसोजाइम के साथ, लाइसोसोम के साथ अटैच हो जाएगा। तो इस पूरा को हम लोग बोलेंगे फैगोलाइसोसोम। लाइसोसोम क्यों, क्योंकि वो लाइसोसोम के साथ अटैच हो गया। ये हमारा था लाइसोसोम। तो आप ये 3 प्रोसेस समझे इसमें इनगल्फमेंट में। पहला हमारा जो दोनों सेल्स है वो अलग है, फैगोसाइटिक सेल अलग है और ये फॉरेन मटेरियल अलग है। फिर ये उसके अराउंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड थ्रो किया और कन्वर्ट हो गया इनटू वैक्यूल। ये वैक्यूल बन गया ना, तो हो गया फैगोसाइटिक वैक्यूल। उसके बाद वो उसको पूरा इनगल्फ ही कर लिया तो बन गया फैगोसोम। उसके बाद ये जो फॉरेन मटेरियल वो हमारे फैगोसाइटिक सेल के लाइसोसोम के साथ अटैच हो गया तो वो बन गया हमारा फैगोलाइसोसोम। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होता है, वो था हमारा किलिंग एंड डिग्रेडेशन। अभी इसके अंदर तो आ गया, अभी लाइसोसोम उसको डिग्रेड कैसे करेगा। इसके 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है इंट्रासेल्युलर मैकेनिज्म और एक होता है हमारा एक्स्ट्रा सेल्युलर मैकेनिज्म। ठीक है, अब इंट्रासेल्युलर मैकेनिज्म में भी हम लोग 2 चीजें देखते हैं, एक होता है हमारा एमपीओ डिपेंडेंट और एक होता है एमपीओ इंडिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट हो गया और ये इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे 2 प्रोसेसेस होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन द किलिंग एंड डिग्रेडेशन ऑफ द इन्फेक्टिव और द इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट जो हमारा बॉडी, फॉरेन बॉडी है। तो ये है हमारे 3 स्टेप्स ऑफ साइटोसिस विच इज रिकग्निशन एंड अटैचमेंट, जो कि मैंने बोला। इनगल्फमेंट मैंने बताया एंड किलिंग एंड डिग्रेडेशन मैंने शॉर्ट में बताया, क्योंकि अगर फुल क्वेश्चन भी है फैगोसाइटोसिस पे आप ये सब डायग्राम्स बनाएंगे दैट विल हेल्प अ लॉट, बिकॉज इसको समझने और लिखने और याद रखने में बहुत मुश्किल होता है। बट कम से कम इतना आपको बताना होगा कि एक इंट्रासेलुलर होता है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। इंट्रासेलुलर में 2 हो रहे हैं, एमपीओ डिपेंडेंट एंड एमपीओ इंडिपेंडेंट। तो सम अप करने के लिए एक्यूट इन्फ्लेमेशन के 2 प्रोसेसेस हो जा रहे हैं, वास्कुलर इवेंट्स, एक सेलुलर इवेंट्स। वास्कुलर इवेंट्स में भी 2 आ रहे हैं, हेमोडायनेमिक चेंजेस एंड चेंजेस इन द वास्कुलर परमेबिलिटी। फिर उसके बाद जो हमारा सेलुलर इवेंट्स है उसमें भी 2 आ रहे हैं, माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स यानी कि एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, और दूसरा जो हमारा आ रहा था विच इज द मेन प्रोसेस यानी कि फैगोसाइटोसिस। प्रोबेबल क्वेश्चंस मैंने बता दिए, डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन, साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, फिर वास्कुलर इवेंट्स पे अलग से क्वेश्चन, सेलुलर इवेंट्स पे अलग से क्वेश्चन, एंड उसमें भी फैगोसाइटोसिस के ऊपर भी एक अलग से क्वेश्चन। एंड दिस इज ऑल जो कि वाइवा में भी पूछा जाए, सारे स्टेप्स के नाम और ये सब, तो ये सब जानना जरूरी है। डायग्राम्स बनाए जो कि माइग्रेशन, मार्जिनेशन वो सब के थे, ये सारे डायग्राम्स बनाए, हर जगह डायग्राम्स बनाए। जब भी आप लोग सारे इवेंट्स लिख रहे हैं उसको फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करें तो टीचर को समझने में ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एंड डिस्कशन अबाउट एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड द बेसिक पार्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक माई वीडियो एंड यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज ऑब्वियसली वो फ्री है। और मेरे काफ़ी और प्लेलिस्ट हैं फर्स्ट और सेकेंड एमबीबीएस की, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं, जिनमें मैंने काफ़ी सब्जेक्ट्स कवर किए हैं, काफ़ी टॉपिक्स एक्चुअली हमने डिस्कस किया है। और अगर कोई भी ऐसा टॉपिक हो फर्स्ट और सेकेंड एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स का जिस पे कि आपको ऐसे आंसर्स चाहिए हो या समझना हो, तो यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन और एंड देन आई विल मेक अ वीडियो सून ऑन इट। And thank you for watching. See you next weekend. Till then, bye bye.